नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित भाषण के बारे में रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से भाषण का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण के अखबारों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट से जानकारी मांगी गई है और मामला विचाराधीन है। ये पूरा घटनाक्रम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करने वाली शिकायतें मिलने के बाद हुआ है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का मुद्दा आज लोकसभा में भी गूंजा और जस्टिस शेखर कुमार यादव को हटाने की मांग वाले नोटिस पर साइन हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के बयान पर राज्यसभा के सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने वाली बात है। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं और वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है, ये 10 साल में ही क्यों हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। एक भी केस उसके पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है। जो भी लोग न्यायपालिका की आज़ादी में विश्वास करते हैं वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ वकीलों का गुस्सा बढ़ रहा है। अखिल भारतीय वकील संघ ने भारत के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में जस्टिस यादव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वकीलों के संघ ने कहा कि जस्टिस यादव का भाषण मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। अन्य लोगों ने भी जस्टिस यादव के बयान की निंदा की है। बता दें, जस्टिस यादव ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और वहां विवादित भाषण दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये भारत है और ये बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उन्होंने कहा था, ये जो कठमुल्ला है, कठमुल्ला ये सही शब्द नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसे कहने में संकोच नहीं करूंगा क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक है, देश के खिलाफ हैं और भड़काने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राज्यसभा सदस्य और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अध्यक्ष विकास रंजन भट्टाचार्य और एआईएलयू महासचिव पीवी सुरेंद्रनाथ द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जस्टिस यादव का सांप्रदायिक भाषण संविधान और उसके लोकाचार के खिलाफ है। उनका बयान धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आज़ादी का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की आज़ादी को अंदर से नुकसान पहुंचाने की तरह है। भट्टाचार्य और सुरेंद्रनाथ के पत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद या धार्मिक बहुसंख्यकवाद नहीं है। जज के ये शब्द जहरीले हैं। एक संवैधानिक अदालत के मौजूदा जज के लिए सबसे अशोभनीय और हाईकोर्ट के जज के पद की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जस्टिस यादव की अभिव्यक्ति और लोकतंत्र की अवधारणा हिंदू राष्ट्र से कम नहीं है। वहीं सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा किरात ने भी भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि आरएसएस हमेशा से ऐसा ही रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जस्टिस यादव की टिप्पणियों की निंदा की और उन्हें विभाजनकारी करार दिया। कांग्रेस ने ही अब मोदी सरकार पर जॉर्ज सोरोस की मदद करने का आरोप लगाया है। इसने कहा है कि मोदी की सरकार सोरोस को पैसे दे रही है। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश रचने का आरोप लगाने वाली बीजेपी और मोदी सरकार पर कांग्रेस ने यह पलटवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस फाउंडेशन की फंडिंग यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। इस यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं और हिंदुस्तान नंबर 4 का डोनर है। इसी के साथ पार्टी ने कहा है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार क्यों यूएन डेमोक्रेसी को
फंड डोनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में $9,000 अमेरिकी यूएन डेमोक्रेसी फंड को क्यों दिए, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा है कि जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो आप उसका धंधा पानी भारत में बंद क्यों नहीं करवाते। पार्टी ने पूछा है कि मोदी सरकार आदेश देकर जॉर्ज सोरोस के सारे बिजनेस और फंडिंग पर रोक क्यों नहीं लगवाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि अडानी को बचाने के लिए बीजेपी और मोदी सरकार जॉर्ज सोरोस के नाम पर स्वांग रच रही है। उन्होंने कहा है कि आज जॉर्ज सोरोस को लेकर मोदी सरकार से कांग्रेस के कुछ सवाल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका की सरकार को क्यों नहीं लगती कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है, उसका प्रत्यर्पण हो, हम उसके खिलाफ भारत में एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि जॉर्ज सोरोस से सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले 2 भारतीय युवा प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं। मोदी के साथ उनके फोटो कांग्रेस ने जारी किए। ये दोनों नाम हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषिशंक। ये दोनों नरेंद्र मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं जो उनके साथ मंच साझा करते रहते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि बीजेपी के कोषाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे वीरेंद्र शाह जी की पोती प्रिया शाह की शादी शशांक ऋषिशंक के साथ हुई है। इस शादी में बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी और देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए थे। शशांक ऋषिशंक वही व्यक्ति हैं जो जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित एक फंड कैपिटल फ्लोट चलाते हैं, जिसे अब एक्सयू के नाम से जाना जाता है। ऐसे में हमारा सीधा सवाल है कि जॉर्ज सोरोस द्वारा घोषित एक फंड चलाने वाले लोगों के खिलाफ बीजेपी सरकार क्या एक्शन लेगी। जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित एक फंड चलाने वालों से बीजेपी क्यों रिश्ता रखती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक किराना स्टोर का दौरा किया। राहुल ने वीडियो जारी किया है। राहुल ने इस दौरान व्यापारियों से बिजनेस में होने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की। राहुल ने कहा कि किराना स्टोर सिर्फ सामान बेचने के माध्यम पर नहीं है, उनके कस्टमर्स के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शंस होते हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। ऐसे में हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, एक ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, लेकिन उनके कारण जो गंभीर रूप से प्रभावित हों उन्हें सुरक्षा जाल भी प्रदान करे। जब हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा हो और हम ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हों, तब ये सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान ना हो। विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ सदन की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। नोटिस पर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आरजेडी के करीब 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नोटिस को राज्यसभा सचिवालय को सौंपा गया। हालांकि अडानी घूसकांड के मुद्दे पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से उठा रहे हैं। मंगलवार को संसद का 12वां दिन था, लेकिन बिना कोई काम के सत्र स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को एक बार फिर लोकसभा में हंगामे की वजह से कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को स्थगित करते हुए कहा कि सदन चलेगा तो मर्यादा और गरिमा से चलेगा। उन्होंने कहा कि संसद एक पवित्र स्थल है, इस भवन की उच्च गरिमा और प्रतिष्ठा है। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। बिरला ने कहा कि मेरा आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। संसद परिसर में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे और पोस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं के अनुरूप भी नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। उधर कार्रवाई स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि सदन चले, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हम अपना काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते। किसी न किसी बहाने हर रोज कार्रवाई स्थगित करा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बवाल चल रहा है। इस बीच आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता चुना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सीधी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विरोध का कोई भी मतलब नहीं है।
उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव में उनकी ही पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। मंगलवार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है कि क्या कांग्रेस के बाहर के किसी व्यक्ति को विपक्ष के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी घटक इस मुद्दे पर चर्चा करने को इच्छुक हैं। संजय राउत राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस टिप्पणी पर जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राउत ने कहा कि खड़गे और राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनकी पार्टी के संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इंडिया के सहयोगियों में इसके सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर भी अगर इंडिया ब्लॉक को फिर से मजबूत करना है तो हर कोई नेतृत्व पर चर्चा करना चाहता है जो गठबंधन को समय दे सकता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार या अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक भी, जिनकी पार्टी इस गुट का हिस्सा नहीं है, इंडिया में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। बता दें, केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया है। 180 साल पुराने नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के दौरान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। नूरी जामा मस्जिद कमेटी का कहना है कि इस कार्रवाई से मस्जिद को बड़ा नुकसान हुआ है। कमेटी का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उतरेगी। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ताहिर हुसैन की पत्नी शमा और बेटा शादाब आज ओवैसी से मिलने उनके आवास पहुंचे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन शुक्रिया अदा किया। आरबीआई गवर्नर के तौर पर शक्तिकांत दास का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के कारण बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास आ गई है। इस बीच बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने कहा है कि उसके भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते हैं और वो उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। साथ ही वो भारत के साथ काम करने के लिए भी बेताब है। सोमवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने यह बात कही। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट ने सीरियाई लोगों, क्षेत्र के देशों और विश्व शक्तियों को मंगलवार को परेशान कर दिया कि आगे क्या होगा, क्योंकि विद्रोही गठबंधन ने सरकार बदलने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया है। दमिश्क में अभी भी जश्न का माहौल होने के बीच असद के प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली विद्रोहियों के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता सौंपने पर सहमत हो गए। मुख्य विद्रोही कमांडर अहमद अल शरा ने सरकार पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली और उपराष्ट्रपति फैसल मेक्ताज से मुलाकात की। जलाली ने कहा कि हैंडओवर करने में कई दिन लग सकते हैं। अल जजीरा टेलीविजन ने बताया कि ट्रांजिशनल अथॉरिटी का नेतृत्व मोहम्मद अल बशीर करेंगे। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत देश के विभिन्न इलाकों में स्थित कई सैन्य ठिकानों पर दर्जनों हवाई हमले किए हैं। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रासायनिक हथियार बनाने वाले एक संदिग्ध रिसर्च सेंटर पर भी इजरायल ने हमला किया। इजरायल का कहना है कि असद सरकार के जाने के बाद हथियारों को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए वो हमले कर रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।